15 अप्रैल 1990 ये इंसान एक पुराने स्कूल के सामने खड़ा है जिसके हाथ में है एक डार्क रेड कपड़ा। और ये जो डार्क कलर है ना इस कपड़े का, ये खून है उसकी खुद की बीवी का, जिसे उसने कुछ देर पहले ही ऊपर पहुंचाया है। लेकिन अब वो इस पुराने स्कूल की बिल्डिंग के सामने क्या करने आया है? वो यहाँ छुपाने आया है अपनी बीवी की लाश को। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है और वो डरते हुए पीछे देखता है तो वहाँ सड़क पर एक गाड़ी में बैठे हुए दो भाई बहन ने उसे ये सब करते हुए देख लिया, जो सड़क पर ड्राइव करते हुए कार की नंबर प्लेट्स को पढ़कर उनके नंबर से जोक्स बनाने वाला गेम खेल रहे थे। अब ये आदमी समझ जाता है कि अगर ये दोनों भाई बहन बच गए तो भैया मुझे पुलिस पकड़ लेगी, तो ये उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, क्योंकि ना वो कोई सुराग छोड़ना चाहता था ना ही कोई गवाह, और इसीलिए वो इन दोनों का कई किलोमीटर तक पीछा करता है और फिर उसके बाद पूरे 1 साल के लिए गायब हो जाता है। फिर वो अपना नाम बदलता है, नई लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है और वो सब भूल जाता है कि उसने अपनी बीवी के साथ किया था, उन भाई बहनों के साथ क्या किया था जो कार में बैठे बैठे उसको ये सारा कांड करते हुए देख रहे थे। वो इतनी हैप्पी लाइफ जी रहा था जैसे उसने कोई क्राइम किया ही ना हो। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। शहर के बाहर एक सड़क पर एक गाड़ी के अंदर उसकी लाश पड़ी थी, उसके सिर में गोली का निशान था और इन सब के पीछे थे वो दो भाई बहन। आ गया ना कहानी में ट्विस्ट। तो आखिर इस इंसान ने, मतलब जो मर चुका है, उसने अपनी बीवी की जान क्यों ली और आखिर इन भाई बहनों के साथ उसने क्या किया था उस दिन? लिटरली इस कहानी में जो कुछ भी हुआ ना उसे जानकर तुम्हें यकीन नहीं होगा, और यकीन नहीं होगा इस बात पर भी कि इस घटना के ऊपर एक हॉलीवुड की हॉरर फिल्म बनी है जिसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स। मतलब बेसिकली इंस्पायर्ड थी उस घटना से, क्योंकि उस फिल्म में तो एक बड़ा सा क्रीचर था जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, पर इस कहानी में रियल मॉन्स्टर जरूर एग्जिस्ट करता है। एक इंसान, एक ऐसा इंसान जो कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। तो फटाफट से चालू करते हैं मेरे जीवन की सबसे ज्यादा इंटेंस रियल हॉरर स्टोरी पर बेस्ड आज का फाड़ू वीडियो। तो इस कहानी को दिल से समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा 1971 में। बोले तो 1971 में इंग्लिश मीडियम वालों, जब डेनिस डूपे नाम के आदमी ने मैरीलिन नाम की लड़की से शादी करी थी। डेनिस रहता था मिशिगन में। वो था एक ब्रोकर टाइप, बोले तो वो जमीन को खरीदता बेचता रहता था, और मैरीलिन थी स्कूल में एक काउंसलर जिसका काम था बच्चों को समझाना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। समय के साथ इन दोनों कपल्स के 3 बच्चे हुए। सबसे बड़ी बेटी जेनिफर, उसके बाद बेटा स्कॉट और जूली सबसे छोटी बेटी। सब कुछ एकदम नॉर्मल सी फैमिली, प्यारा सा परिवार। लेकिन इस घर के अंदर चल रहा था कुछ बहुत ज्यादा डार्क। डेनिस एक ऐसा आदमी था जो मैरीलिन को कुछ भी खुद की मर्जी से करने ही नहीं देता था। मतलब उसे किसके साथ टाइम बिताना है, किससे मिलना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय डेनिस। साथ ही ना डेनिस को हमेशा इस बात का शक रहता था कि उसकी जो बीवी है वो उसके बच्चों को उसके खिलाफ भड़का रही है। मैरीलिन हमेशा अपनी एक फ्रेंड से इस बात की शिकायत करती रहती थी कि डेनिस बेकार आदमी है, हमारी शादी खत्म हो चुकी है, हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। और काफी सालों तक, काफी नहीं मतलब कहें करीब 18 सालों तक मैरीलिन ने सब कुछ सहा। लेकिन फिर जब पानी हद से ऊपर चला गया, बोले तो सर से ऊपर चला गया, तब मैरीलिन ने फैसला लिया कि भैया वो डिवोर्स ले लेगी। 1989 में उसने डिवोर्स के पेपर फाइल कर दिए। दिसंबर 1989 में तलाक हो गया। डेनिस को हर 2 हफ्तों में बच्चे से मिलने का हक मिला। घर के गेस्ट हाउस में ऑफिस यूज करने की परमिशन मिली। लेकिन जो डेनिस था ना वो थोड़ा सा मैनिस था, इसलिए उसने इस तलाक को एक्सेप्ट ही नहीं किया और अब उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था अपनी बीवी से। अब मैरीलिन नहीं चाहती थी कि डेनिस उसके घर में आया करे। डेनिस मानता ही नहीं था कि हमारा तलाक हो गया है। तो मैरीलिन ने एक दिन पूरे घर के तालों की चाबी बदल दी। बोले तो नए ताले लगवा लिए और नई चाबियां मिल गई उसे। लेकिन जब वो घर के अंदर आई एक दिन तो उसने देखा डेनिस सोफे पर बैठा हुआ था घर के अंदर। अब देखो डेनिस अपने साथी से मर्डर से रिलेटेड बातें करता रहता था। वो अंदर से टूट चुका था और सोचो उस औरत की क्या हालत हुई होगी जिसने डेनिस को अपने घर में बैठा देखा होगा, गुस्से से भरा हुआ। 15 अप्रैल 1990 ईस्टर संडे का दिन था। डेनिस अपने स्केड्यूल के हिसाब से बच्चों को लेने आता है। डाइवोर्स के बाद वो गुस्से में था, ताले बदलने के बाद तो वो और ज्यादा गुस्से में था। अब जब वो अपने बच्चों से बोलता है कि चलो आओ मेरे साथ घूमने चलो, तो सबसे छोटी बच्ची जूली मना कर देती है और बेटा स्कॉट भी उसके साथ नहीं जाना चाहता था। अब ये सारी घटनाएं एक साथ हुई। इसने डेनिस के दिमाग का गुस्सा इतना बढ़ा दिया कि वो ये सोचने लग गया कि ये सब कुछ मेरी बीवी का किया धरा है, ये मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। तो अब वापस आते हैं हम उसी मोमेंट पे जहां पर मैरीलिन ने डेनिस को सोफे
पर बैठा पाया था। ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। मैरिलिन बोलती है कि तुम घर के अंदर कैसा है, और डेनिस बोलता है कि ये तो मेरा घर है, मैं आऊंगा, रहूंगा, खाऊंगा। मतलब डेनिस ने ऐसा नहीं बोला था, मैं तो केवल उसकी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। अब ये जो मुलाकात थी ना, ये बहस से बढ़कर मुक्का लात में बदल गई। डेनिस ने मैरिलिन का गला पकड़कर उसको पीछे धक्का दे दिया, वो बेसमेंट में जाकर गिर गई। अब बेसमेंट में डेनिस उतर आया और उसके बाद उसने मैरिलिन की खूब पिटाई करी। और ये जो तमाशा था ना, ये पूरा उसके बच्चे देख रहे थे। सबसे बड़ी बेटी ने भागकर पुलिस को फोन किया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस आती, सबसे छोटी बेटी जूली ने देखा कि माँ ठीक से खड़ी ही नहीं हो पा रही है। ऐसा लग रहा है कि पीछे से डेनिस ने उसको पकड़कर जबरदस्ती खड़ा रखा है। और वो बच्चों से बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, वो सीढ़ी से गिर गई थी। वो कार में बिठालकर मैरिलिन को हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और वो लोग फिर कभी हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं। अगली सुबह एक सुनसान सड़क पर मैरिलिन की बॉडी मिलती है, सर पर एक गोली का निशान था। अब माँ तो चली गई इस दुनिया को छोड़कर। तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इन 3 बच्चों का क्या हुआ। कोई टेंशन नहीं है, पुलिस आ चुकी थी, क्योंकि सबसे बड़ी बहन ने पुलिस को फोन कर दिया। माँ इस दुनिया से जा चुकी थी, पिता खूनी बन चुका था जो कि अब फरार था। तो ये बच्चे अभी थे पुलिस की कस्टडी में, बिल्कुल सेफ। अब वापस चलते हैं उसी दिन की तरफ, ईस्टर संडे के दिन। क्योंकि ये मर्डर तो एक तरफ था, लेकिन उस दिन कुछ और भी हुआ था जो और ज्यादा क्रीपी था, जो आगे चलकर इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ा एंगल बनने वाला था। और अब हम वहीं आ चुके हैं जहां वो दोनों भाई बहन डेनिस को खून से सने कपड़े के साथ देखते हैं। इन दोनों का नाम है रे और मैरी। ये दोनों भाई बहन हंसते हुए अपने नंबर प्लेट वाला गेम खेल रहे थे। तब ये क्रीम कलर की वैन पागलों की तरह इन्हें ओवरटेक करते हुए निकली। मैरी ने प्लेट देखी जो जी से शुरू हो रही थी। उसने हंसते हुए मजाक में कहा कि अरे भाई, इसको बड़ी जल्दी है आगे निकलने की। और कुछ माइल आगे वही वैन पुराने बंद स्कूल के पास खड़ी थी। ड्राइवर बिल्डिंग के पास हाथ में खूनी चादर लेकर खड़ा था। दोनों भाई बहन ने ये नजारा देख लिया। उनका ऑप्शन था, या तो वो यहाँ से भाग जाएं या फिर सीधे पुलिस को कॉल करें, लेकिन उनको दोनों ऑप्शन चूज करने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने जैसे ही अपने कार आगे बढ़ाई, उन्होंने मिरर में देखा उनके पीछे वही वैन लगी हुई थी। इस वैन ने उनका कई किलोमीटर तक पीछा किया। अब तुम खुद इमेजिन करो, तुम एक कार में भाग रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, और तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है एक खूनी अपनी वैन भगा रहा है बिल्कुल तुम्हारी कार के पीछे। रे ने तभी दिमाग चलाया और अचानक से साइड वाली सड़क पर मुड़कर गाड़ी छुपा ली, जिससे किसी तरह इन दोनों भाई बहन की जान बच गई। अब तुम सोच रहे होगे कि ये दोनों शायद पुलिस के पास जाएंगे, क्योंकि अगर इनकी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। लेकिन इन दोनों ने ये नहीं किया। इन्होंने कुछ अलग काम किया, कुछ ऐसा जो थोड़ा सा क्रेजी था और काफी ज्यादा बहादुरी से भरा हुआ था, या कहें तो शायद पागलपन से भरा हुआ। इन्होंने फैसला किया कि ये वापस जाएंगे, उस वैन का पीछा करेंगे और उसका पूरा नंबर नोट करेंगे। अब जिस वैन के ड्राइवर के हाथ में खूनी चादर हो, जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हो, और तुम उसी के पीछे वापस जाओगे उसकी गाड़ी का नंबर नोट करने के लिए। मतलब मैं क्या ही बोलूं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा किया। और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर इन्हें ये वैन मिल गई। इन्होंने दूर से देखा तो जो ड्राइवर था ना, मतलब जो डेनिस था, वो गाड़ी की नंबर प्लेट बदल रहा था। उसकी गाड़ी का पैसेंजर साइड का दरवाजा खुला हुआ था, पूरी सीट खून से भीगी हुई थी। ड्राइवर के सिर पर सफेद टोपी थी। दोनों भाई बहन वापस उस स्कूल वाली जगह पर गए। वहां उन्हें मिली एक खून से सनी हुई चादर, जो एक जमीन में बिल के अंदर, किसी जानवर के बिल के अंदर ठुसी हुई थी। उन्होंने वहां से पुलिस को कॉल किया, लेकिन चूंकि वो एक छोटा सा शहर था, तो पुलिस ने बताया कि अभी तो फिलहाल वो डेनिस की वाइफ को ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो पुलिस का दिमाग ठनकता है कि कहीं डेनिस नहीं तो अपनी वाइफ को गायब नहीं कर दिया। तो अब पुलिस एक्टिवेट हो जाती है, वो डेनिस को ढूंढने लगती है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे 1 साल के लिए डेनिस गायब हो जाता है। वो पुलिस के हाथ लगता ही नहीं। लेकिन डेनिस थोड़ा सा खिसकेला आदमी था, वो चुप नहीं बैठने वाला था। उसको मालूम था कि जरूर इन भाई बहनों ने मिलकर ही पुलिस वालों को मेरे बारे में बताया होगा। डेनिस भागता रहा। उसने 17 खत लिखे अपने दोस्तों, फैमिली और साथियों को, जो अलग अलग अमेरिकन स्टेट्स से पोस्ट किए गए थे, जैसे वर्जीनिया से, लोवा से, ओक्लाहोमा से। मतलब ये आदमी एक जगह रुका नहीं था, ये भागता रहा और लिखता रहा। और जरा सुनो इसने हर लेटर में क्या लिखा है। उसने लिखा कि मैरिलिन की गलती थी, उसने मुझे तलाक देकर सही नहीं किया, उसने मुझसे झूठ बोला, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ किया। और जब एक आदमी से उसकी बीवी बच्चे सब छिन जाते हैं, वो बूढ़ा हो चुका होता है, तो उसके पास कुछ नहीं बचता। मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। बड़ा बेचारा बन रहा था डेनिस। और साथ ही उसने ये कहा कि मैंने जो बदला लिया वो तो मैंने भगवान का काम किया था। कभी कभी भगवान दूसरे कामों में व्यस्त होते हैं, तो बदला लेने का काम वो हमें सौंप देते हैं। मतलब देख रहे हो, उसने जो कांड किया अपनी बीवी को मारने का, वो उसे जस्टिफाई कर रहा था।
भगवान का काम बता के। अब डेनिस ने इस दौरान एक नई पहचान बना ली। उसने नया नाम रखा हैंक क्वीन और वो टेक्सास में सेटल हो गया। उसने गर्लफ्रेंड बना ली जिसका नाम था मैरी। अब किसी को नहीं पता था कि ये जो हैंक क्वीन है ना, ये एक्चुअल में डेनिस है। मैरी को भी नहीं पता था, ना उनके पड़ोसियों को, कि वो जिस आदमी को शरीफ समझ रहे हैं, जिसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, वो कितना बड़ा कांड करके भागा है। लेकिन कहते हैं ना, ये सारी चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती। 20 मार्च 1991 को अमेरिका में एक बहुत फेमस टीवी शो आया, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, जिसके एक एपिसोड में इसी आदमी का केस दिखा दिया गया, इसकी फोटो दिखा दी गई और पूरे अमेरिका में सब जान गए कि भैया ये है डेनिस और इसने किया है अपनी वाइफ का कत्ल। लेकिन डेनिस बड़ा चालू था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड मैरी को किचन में व्यस्त कर दिया और कहा, जाओ मेरे लिए जाके सैंडविच बनाओ, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनके पास जाना है, तो रास्ते के लिए कुछ खाना रख दो, कुछ सैंडविचेस वगैरह बना के रख दो। मैरी को उसने भेज दिया किचन में, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैरी ने टीवी खोल कर ये शो देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। उसने सारा सामान पैक किया, मैरी को गले से लगाया और बड़ा खुशी खुशी वो चला गया, क्योंकि वो प्रोग्राम खत्म हो चुका था। अब उसे कोई डर नहीं था। लेकिन डेनिस भाई की किस्मत उसके साथ नहीं थी। अब ये डेनिस तो चला गया, लेकिन मैरी की जो फ्रेंड थी ना, उसने उस रात को ये टीवी शो देख लिया था और उसने डेनिस को पहचान भी लिया था। उसने तुरंत मैरी को फोन लगा के सब कुछ बता दिया। और मैरी की सहेली कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसने मैरी को कॉल लगाने के साथ साथ पुलिस को भी कॉल लगाया, क्योंकि उस शो में एक हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा था। उसने डेनिस की कार का नंबर भी पुलिस को दे दिया और साथ ही मैरी से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी डेनिस के बारे में कि वो कहाँ जा रहा है, ये भी पुलिस को बता दिया। मतलब वाह, सहेली हो तो ऐसी। सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही लुसियाना की पुलिस ने डेनिस की वैन को लोकेट कर लिया और वहां से शुरू हुआ 15 माइल्स लंबा हाई स्पीड चेस। बोले तो डेनिस रुकने को तैयार ही नहीं था। पुलिस बार बार बोल रही थी कि रुक जाओ डेनिस भाई, लेकिन डेनिस अपनी कार को पागलों की तरह भगाए ही जा रहा था। उसने लुसियाना से मिसिसिपी तक की बॉर्डर को भी क्रॉस कर लिया। मिसिसिपी में शेरिफ पॉल बैरेट और FBI वाले पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने सड़क पर रोड ब्लॉक लगा रखा था, लेकिन डेनिस की कार रोड ब्लॉक को तोड़कर आगे निकल गई। ऑफिसर्स ने उसकी वैन पर पीछे से टायर्स पर शूट किया। फिर भी फ्लैट टायर्स के साथ डेनिस ने कई किलोमीटर तक अपनी कार को घसीटा। मतलब डेनिस सच में एक सनकी आदमी था। डेनिस ने विंडशील्ड के अंदर से बहुत गोलियां चलाई पुलिस वालों पर, लेकिन जब डेनिस समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने खिड़की बंद कर ली और अंदर एक गोली चलने की आवाज आई। और बाद में जब पुलिस ने उसकी कार का दरवाजा खोला तो पाया डेनिस ऊपर जा चुका था। मतलब शायद डेनिस ने तय कर ही रखा था कि या तो वो पुलिस वालों के हाथों ऊपर जाएगा और नहीं तो वो खुद के हाथों ऊपर चला जाएगा। लेकिन डेनिस की ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये कहानी शुरू होती है 10 साल बाद 2001 में। एक हॉरर मूवी रिलीज हुई, जीपर्स क्रीपर्स। इस मूवी में बताया गया था कि 2 भाई बहन कॉलेज से घर जा रहे थे। रास्ते में लाइसेंस प्लेट वाला गेम खेल रहे थे, तभी एक पुराना सा ट्रक उनको ओवरटेक कर लेता है और कुछ ही देर बाद वही ट्रक एक पुरानी बंद पड़ी चर्च के पास खड़ा दिखता है। उसका ड्राइवर एक बॉडी को एक पाइप के अंदर डाल रहा होता है और ये सब करते हुए वो दोनों भाई बहन उसे देख लेते हैं और उसके बाद वो ट्रक इन दोनों का हाईवे पर पीछा करता है। और फिर बाकी तो तुमने मूवी देखी है तो तुम्हें मालूम ही होगा, और अगर नहीं देखी तो देख डालना। और ये जो स्टोरी है ना, ये काफी हद तक डेनिस के साथ और उन भाई बहनों के साथ हुई घटना से मेल खाती है। बस यहाँ पर डेनिस कोई मॉन्स्टर नहीं था। हालांकि ये जो मूवी के डायरेक्टर है ना, विक्टर स्लावा, उन्होंने कभी भी ऑफिशियली डेनिस का नाम नहीं लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जीपर्स क्रीपर्स का ओपनिंग सीन जो था वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के एपिसोड से सीधा सीधा उठाया गया है। साथ ही स्पेसिफिक शॉट्स और डायलॉग्स भी मैच करते हैं और इसीलिए इस घटना को कहा जाता है जीपर्स क्रीपर्स का असली ओरिजिन। तो अगर तुमने ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट करके बताना कि भाई तुम्हें कैसी लगी थी। मैंने तो बहुत बचपन में देखी थी, मुझे तो भाई बहुत मजा आया था। और अब ये जानकर और भी ज्यादा मजा आया कि भाई ये एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी। तो ये रियल घटना तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो इस कहानी से एक चीज सीखने को जरूर मिली कि भैया अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और कभी भी डेनिस की तरह सनकी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। लाइफ में अप एंड डाउन्स तो सबके आते हैं, लेकिन इन अप एंड डाउन से हमको अप डाउन नहीं होना। हमको रहना है एकदम चिल, और चिल रहने के लिए तुम क्या कर सकते हो, गौरव भाई के वीडियोस देख सकते हो। तो अगर तुम नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को। और हाँ, मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि भैया नेक्स्ट वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तो मैं जा रहा हूँ कुछ पुरानी हॉलीवुड फिल्में चटकाने, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन और मेरे पास है बहुत सारा फालतू का टाइम। तुम लोग अपना ख्याल रखो, बहुत जल्द मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।